नमस्कार। आज हम भारत सरकार के उस असली इंजन की बात करेंगे जो देश को चलाता है, मंत्रिपरिषद। चलिए देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। हमारा संविधान कहता है कि राष्ट्रपति के पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर है, पर जरा सोचिए, क्या एक अकेला इंसान 1 अरब से ज्यादा लोगों का देश चला सकता है? तो फिर असली चाबी किसके हाथ में है? ठीक है, तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति की टीम, फिर मंत्रिपरिषद के अंदर क्या है, पावर के कितने लेवल्स हैं, सरकार का साइज क्यों लिमिटेड है, प्रधानमंत्री का क्या रोल है, और आखिर में वो एक उसूल जो सबको बांध कर रखता है। तो जो पहेली हमने शुरू में रखी थी, उसका जवाब हमारे संविधान के आर्टिकल 74 में ही छिपा है। यही आर्टिकल एक ऐसी पावरफुल बॉडी बनाता है जो राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देती है, और इस टीम को हम जानते हैं मंत्रिपरिषद के नाम से। देखिए, ये सिर्फ कुछ मंत्रियों का ग्रुप नहीं है, बल्कि यही वो जगह है जहां देश की असली कार्यकारी शक्ति, द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, बसती है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। मंत्रिपरिषद में बैठे सभी मंत्री बराबर नहीं होते। इसके अंदर एक छोटा लेकिन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली ग्रुप काम करता है। ये देखिए, एक तरफ है बड़ी सी मंत्रिपरिषद और उसके अंदर है छोटा मगर कहीं ज्यादा ताकतवर कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल। तो होता यह है कि मंत्रिपरिषद कागजों पर तो एक बड़ी बॉडी है, पर जो असली फैसले होते हैं, जो देश की नीतियां तय करते हैं, वो ये छोटा सा कैबिनेट ही लेता है। तो ये जो पावर स्ट्रक्चर है, ये असल में काम कैसे करता है? चलिए इसे 3 लेवल्स में तोड़कर समझते हैं, एकदम सिंपल तरीके से। सबसे ऊपर टॉप पर हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये सरकार के सबसे जरूरी मंत्रालय जैसे कि फाइनेंस, डिफेंस, होम अफेयर्स, इन्हीं के पास होते हैं। देश के जितने भी बड़े फैसले हैं वो सब यही लिए जाते हैं। अगले लेवल पर आते हैं राज्य मंत्री यानी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। अब इनको आप कह सकते हैं कि ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के जूनियर पार्टनर होते हैं, या फिर कभी-कभी उन्हें छोटे मंत्रालयों का इंडिपेंडेंट चार्ज भी मिल जाता है। और फिर सबसे आखिर में आते हैं उपमंत्री। इनका काम होता है सीनियर मिनिस्टर्स को उनके एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल कामों में असिस्ट करना। मतलब ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे सरकार की मशीनरी को स्मूथली चलाते रहते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये मंत्रिपरिषद कितनी भी बड़ी हो सकती है? क्योंकि इतिहास में हमने देखा है कि जब जब सरकारें बहुत ज़्यादा बड़ी हुई हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ी है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए संविधान में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया, और वो बदलाव था 2003 का 91st अमेंडमेंट एक्ट। इसने कैप लगा दिया, एक लिमिट तय कर दी। मंत्रिपरिषद का साइज लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा हो ही नहीं सकता। और यकीन मानिए, इस एक कदम ने सरकारों को ज्यादा एफिशिएंट और स्टेबल बनाने में बहुत मदद की। अब इस पूरे स्ट्रक्चर के, इस पूरे सिस्टम के केंद्र में एक ही चेहरा है, एक ही पद है जो सब कुछ एक साथ जोड़े रखता है, और वो है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को अक्सर एक मेहराब का मुख्य पत्थर कहा जाता है। मेहराब मतलब आर्च। सोचिए, अगर आर्च का वो सबसे ऊपर वाला पत्थर, कीस्टोन, हटा दिया जाए तो क्या होगा? पूरी की पूरी इमारत ढह जाएगी। प्रधानमंत्री की भूमिका बिल्कुल वैसी ही है। उनकी पावर को जरा समझिए। राष्ट्रपति उन्हें अपॉइंट तो करते हैं, लेकिन बाकी सारे मंत्रियों को चुनते प्रधानमंत्री ही हैं। वो जब चाहें किसी भी मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर प्रधानमंत्री खुद इस्तीफा दे दें तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है। मतलब वो ही सरकार बनाते हैं, वो ही चलाते हैं, और उनके बिना सरकार का कोई वजूद नहीं। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी और पावरफुल टीम एक साथ मिलकर काम करती कैसे है? क्या है वो राज, वो एक सिद्धांत जो सबको एक धागे में पिरोकर रखता है? लॉर्ड मार्ले ने एक बहुत मशहूर बात कही थी, मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। और ये लाइन हमारे संविधान के आर्टिकल 75(3) के कोर प्रिंसिपल यानी सामूहिक जिम्मेदारी को परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। अब इस सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब क्या है? सीधा और सिंपल मतलब है, एक मंत्री पर हमला पूरी सरकार पर हमला है। अगर संसद में किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। इसीलिए हर मंत्री को कैबिनेट के फैसलों का पब्लिकली समर्थन करना ही पड़ता है, चाहे वो प्राइवेटली सहमत हो या ना हो। वरना
उन्हें इस्तीफा देना होगा। नमस्कार। भारत सरकार को आखिर चलाता कौन है और जो लोग इसे चलाते हैं वो किन नियमों से बंधे होते हैं? आज हम संविधान की उसी पावर प्लेबुक को समझने जा रहे हैं जो देश के सबसे ताकतवर पदों यानी प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट को कंट्रोल करती है। तो देश को असल में चलाता कौन है? देखिए, इसका जवाब कोई एक व्यक्ति नहीं है। ये तो शक्ति, जिम्मेदारी और संवैधानिक चेक्स एंड बैलेंसेस का एक बड़ा ही दिलचस्प जाल है। चलिए आज इसी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। और इस पूरे सिस्टम के सेंटर में होते हैं प्रधानमंत्री, जो अपनी टीम यानी मंत्रिपरिषद को लीड करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस पावरफुल टीम में कोई शामिल कैसे होता है? क्या इसका कोई तय नियम है या फिर कोई शॉर्टकट भी है? आइए देखते हैं। तो चलिए पहले खंड में बात करते हैं प्रवेश के नियमों की, और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प 6 महीने की खिड़की का कॉन्सेप्ट सामने आता है। तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री बन सकता है जो संसद का सदस्य यानी सांसद ही ना हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकता है। हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। और वो शर्त है ये नंबर 6 महीने। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक संवैधानिक डेडलाइन है, एक काउंटडाउन है। किसी भी मंत्री के पास संसद के किसी भी सदन मतलब लोकसभा या राज्यसभा में चुने जाने के लिए बस इतना ही वक्त होता है। तो देखिए ये सिस्टम कितना फ्लेक्सिबल है, लेकिन साथ ही साथ जवाबदेही भी तय करता है। मतलब दरवाज़ा तो खुला है कि कोई भी मंत्री बन जाए, पर आखिर में उसे जनता के चुने हुए सदन में अपनी जगह बनानी ही पड़ेगी। अगर 6 महीने में ये नहीं हुआ तो मंत्री पद भी गया। सिंपल। अच्छा, एक बार कैबिनेट बन गई तो प्रधानमंत्री सरकार की धुरी बन जाते हैं। वो सिर्फ एक लीडर नहीं होते, बल्कि राष्ट्रपति और अपनी मंत्रिपरिषद के बीच एक बहुत जरूरी पुल का काम करते हैं। ये जो सेतु या पुल वाली बात है, ये प्रधानमंत्री की भूमिका को एकदम सटीक तरीके से समझाती है। ये शब्द भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री ही वो कड़ी हैं जो कैबिनेट के हर फैसले की जानकारी राष्ट्रपति तक पहुंचाते हैं और राष्ट्रपति के निर्देश कैबिनेट को बताते हैं। साथ ही ये पक्का करना भी उन्हीं का काम है कि सारे मंत्री एक टीम की तरह मिलकर काम करें ताकि सरकार बिना किसी रुकावट के चले। लेकिन सोचिए क्या होता है जब सबसे बड़ा नेता यानी प्रधानमंत्री अचानक अपने पद पर न रहें। हमारा संविधान इस तरह के संवैधानिक चौराहे के लिए भी हमें रास्ता दिखाता है। तो क्या सरकार गिर जाती है? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि प्रधानमंत्री का पद खाली कैसे हुआ है, उनकी मृत्यु से या उनके इस्तीफे से। और दोनों ही सूरतों में नतीजा बिल्कुल अलग होता है। और ये फर्क बहुत अहम है। देखिए, प्रधानमंत्री के इस्तीफे को एक तरह से बहुमत खोना माना जाता है, जिससे पूरी सरकार ही भंग हो जाती है। लेकिन अगर पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री का निधन हो जाता है, तो अगर सत्ताधारी दल एकजुट है तो वो बस अपना नया नेता चुन लेता है और सरकार चलती रहती है। एक में है राजनीतिक अंत तो दूसरे में है निरंतरता। अब बात करते हैं टीम को साथ रखने की। भाई, कैबिनेट में इतने सारे बड़े बड़े नेता होते हैं तो एकता कैसे बनी रहती है? यहीं पर शक्ति और जवाबदेही का सिद्धांत काम आता है। इसका एक मूल मंत्र है सामूहिक जिम्मेदारी, यानी कि पूरी कैबिनेट एक टीम है और उसे एक ही आवाज में बोलना है। तो फिर क्या होता है जब कोई मंत्री इस नियम को तोड़ता है और टीम के खिलाफ कुछ बोल देता है? ये प्रक्रिया सीधे सीधे प्रधानमंत्री के अधिकार को दिखाती है। अगर कोई मंत्री सरकार के फैसले से सहमत नहीं है तो प्रधानमंत्री पहले उनसे इस्तीफा मांगते हैं, और अगर वो मना कर दें तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देकर उन्हें पद से हटवा भी सकते हैं। मतलब साफ है, मंत्री तभी तक मंत्री हैं जब तक प्रधानमंत्री का भरोसा उन पर है। प्रधानमंत्री की शक्ति सिर्फ कैबिनेट के मीटिंग तक ही सीमित नहीं है। उनका पद अपने आप में इतनी शक्ति रखता है कि वो कुछ और बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थाओं के अध्यक्ष भी बन जाते हैं, वो भी ऑटोमैटिकली। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पदेन या एक्स ऑफिशियो, जिसका सीधा सा मतलब है पद के आधार पर। ये चीज प्रधानमंत्री के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है, क्योंकि इन भूमिकाओं के लिए उन्हें अलग से किसी चुनाव या नियुक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि नीति आयोग, जो देश का सबसे बड़ा पॉलिसी थिंक टैंक है, और राष्ट्रीय विकास परिषद। जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है वो अपने आप इन ताकतवर संस्थाओं का अध्यक्ष भी बन जाता है। तो कुल मिलाके हमने ये देखा कि प्रधानमंत्री की भूमिका में एक तरफ बेहिसाब अधिकार हैं तो दूसरी तरफ उतनी ही गहरी संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। हर स्तर पर शक्ति को जवाबदेही के साथ कसकर बांधा गया है।